वर्तमान दौर में हिंदी कथा लेखन में अपना स्थान बना चुकी लेखिका डॉक्टर वंदना गुप्ता की कहानी सुनिए, अपने अपने आसमां। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। डॉक्टर तनुजा के ख्वाब अक्सर रंगरेजों वाली गली के फरसौलियाना मोहल्ले में घूमते नजर आते। अपनी कल्पनाओं में वो खोजा करती उन दो जुनूनी पतंगबाजों को जो छत पर पतंग उड़ाते, आसमान से बातें करते। पता नहीं क्या रिश्ता था उनमें से एक पतंगबाज से उसका, जो उसके ख्वाबों की दहलीज पर बार बार दस्तक देकर उसे अधूरी नींद में जगा देता। फिर सारी रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती। काटा वो काटा। नींद में सुबक पड़ी थी वो, ऐसे जैसे उसका हाथ किसी धारदार चाकू से कट गया हो। पास सोए विनय ने उसे नींद से जगाया। क्या बात है तनु? कुछ नहीं, बस वही ख्वाब। कल से मूसलाधार बारिश हो रही थी। मन घोड़े पर सवार हो बचपन की स्मृतियों में सरपट दौड़ रहा था। वातावरण की नमी आंखों के रास्ते उसकी आत्मा में तिर रही थी। कुछ अपरिभाषित, अनकहे, अव्यक्त भाव मन को उलझा रहे थे। कुछ अव्यक्त छवियां टोह रही थी दिमाग को। पास की टेबल पर रखी घड़ी में उसने देखा सुबह के 6 बजने वाले थे। आज उसका मन योगा करने का नहीं हो रहा था। कुछ मौसम की नजाकत थी और कुछ कल रात देर तक जागने के कारण तबीयत भी नासाज थी। इसलिए वो कुछ देर और सोना चाहती थी। पर फोन की घंटी घनघना उठी। ऋतुजा थी फोन पर। दी, आप जाग गई हो क्या? ऋतुजा ने पूछा। हाँ, क्या बात है? इतनी सुबह मेरी याद कैसे आ गई? खैरियत तो है? अरे दी, खैरियत होती तो आपको क्यों फ़ोन करती? एक आप ही तो हैं जिसके साथ मैं अपनी आप बीती साझा करती हूँ। सुबह सुबह ही तो आपसे बात करना संभव है। उसके बाद तो आप अपने काम और स्कूल जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं। अच्छा बताओ, अब क्या उलझ गया? मैंने पूछा। अरे ये कहिए दी, सुलझ कर फिर उलझ गया, पतंग के मांझे की तरह। क्या हमारा जीवन इसी उलझ सुलझ में चला जाएगा दी? बचपन में भाइयों की पतंग के मांझे सुलझाते रहे, अब पतिदेव के मन की गिरह सुलझा रहे हैं। पर हमारा क्या? डिग्रियां, क्षमताएं अलमारी में कुंद पड़ी रहें तो जंग खा जाती हैं। और अगर कब तोड़ पाएंगे हम इन पुरुषों की घिसी पिटी जंग लगी दकियानूसी सोच के दायरे को? उसकी आवाज़ में तुरशी थी। अरे पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ हुआ क्या? मैंने बनावटी गुस्से से कहा। दी, आपने भी बहुत कुछ झेला है छोटी उम्र में विवाह होने के बाद, पर आपके जुझारू व्यक्तित्व ने जिया जी के दिमाग की जंग को साफ कर दिया। पर राघव न जाने किस मिट्टी का बना है कि। अब हुआ क्या? मैंने पूछा। दी, आपके बहुत एहसान है मुझ पर। पहले भी आपने मुझे बहुत बड़े अवसाद के दायरे से निकाला है, अब भी राघव का कुछ कीजिए। कहते हैं शौक कभी नहीं बदलते। हाँ, बचपन के ख्वाबों की आकृतियाँ जरूर बदल जाती हैं। हमारे शौक भिन्न भिन्न थे, पर बहनापा बहुत था। आखिर वो मेरी फुफेरी बहन थी। बचपन में लगभग हर गर्मियों की छुट्टियों में उसका आना होता हमारे यहाँ। उसे बचपन से ही रंग बिरंगी पतंगें पसंद थीं और मेरा मन स्याह रंगों में भटकता रहता। हमारे मोहल्ले के पीछे मुसलमानों का टोला था और आगे हिंदुओं के घर थे। बात उन दिनों की है जब धर्म जाति वैमनस्य की जगह लोगों के मन में मोहब्बत बसती थी। ईद दशहरे में खुशियाँ साझा होती थीं। होली ताजिया मन को बांधे रखते थे। एक दूसरे के घर बेझिझक आना जाना होता था। जब भी हम भाइयों की फरमाइश पर पतंगे खरीदने रंगरेजों की गली में जाते तो मेरी निगाह बड़े बड़े कढ़ाओं में उबलते स्याह रंगों में अटक जाती। वो पतंगे खरीदती, पैसे चुकाती, मैं देखती रहती कढ़ाओं में फदकते पक्के रंग। फिर हम पतंगों से भरे आकाश में खोजते अपने अपने आसमान। उसकी आंखों में तैरते बादलों के कई रंग, कई आकृतियां मचलती और मेरी आंखों में बादलों के स्याह टुकड़े धुएं की तरह तिरते रहते। यही कारण है कि उसने अपनी पेंटिंग में अपने पसंदीदा रंगों को उकेरा और मैंने कविताओं में उन रंगों को सहेजा। आज ऋतुजा फेमस आर्टिस्ट है। ऑस्ट्रेलिया में अपनी एक्रेलिक पेंटिंग के हुनर का जलवा बिखेर रही है और अपनी एग्जीबिशन में कई ख्याति प्राप्त आर्टिस्टों की सराहना की पात्र बन रही है, क्योंकि उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति को खुला आसमान जो मिल गया था, जिसमें उसकी कल्पनाओं की कोई सीमा न थी।
उसने दिन रात एक करके कला के नए आयाम तलाशे थे। उसकी कलाकृतियों की रीढ़ उनका नयापन था। वो एक फिलॉसफर की तरह कह रही थी, दी, मैंने बादलों से भरे आकाश को देखकर अपनी कल्पनाओं में उसकी असीम शक्ति और ऊर्जा को महसूस किया है। कायनात में रंग भरने वाला वो कलाकार जिसने मुझे कला की प्रेरणा दी, वो आकाश जो मुझे हर नज़र में अलग दिखाई देता है। मैं इनमें नज़ाकत का रंग भरकर खुद को दुनिया का श्रेष्ठतम कलाकार बनाना चाहती हूँ। पर इन उपलब्धियों के बीच ऋतुजा जीवन में कहीं बिखर सी रही थी। ये बिखराव पहले से ज़्यादा भयानक था, जिसकी भयानकता में परिवार का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा था। वो फिर टूट रही थी अंदर से, और उसके हौसले भी। उसने अपनी बात जारी रखी, दी, ऐसा क्यों होता है? एक स्त्री को उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। कहीं उसके रास्ते में समाज आड़े आता है, तो कहीं उसके अपने ही बाधक बन जाते हैं। ये कैसा संजाल है जो मनु के ज़माने से स्त्रियों के लिए बिछाया जा रहा है, और आज तो हम स्त्रियां परंपरा और आधुनिकता के दोहरे दंश को झेल रही हैं। उसकी बातों में गहरी हताशा थी। हाँ ऋतुजा, सबसे बड़ी त्रासदी तो यही है कि हम स्त्रियां इस दोहरे दंश के बीच अपनी भूमिकाएं तय नहीं कर पाती हैं। अगर तुम्हें उपलब्धियां प्राप्त करनी हैं तो तुझे कुछ कड़े निर्णय लेने होंगे अपने लिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। पर दी, राघव की सोच का क्या करूं? वो तो मुझे हमेशा अपने तर्क की कसौटी पर परखना चाहता है, जैसे मैं परख नली में रखा कोई पदार्थ हूं और वो मेरा परीक्षण कर रहा हो। उसके शब्दों में पीड़ा, दुख, क्रोध के मिले जुले भाव प्रकट हो रहे थे। तुम्हारी उपलब्धियों पर तो राघव को गर्व होना चाहिए। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो तुम्हारा टैलेंट लोगों के सामने आना ही चाहिए। यही तो दुख है दी, वो समझता नहीं है मेरे हुनर को। हमारे बीच लंबी बहसें होती हैं और कभी कभी इतनी तेज हो जाती हैं कि जिसका असर बच्चों की युवा मानसिकता पर पड़ता है। वे तंग आकर दोस्तों के यहाँ या किसी कैफ़े में पढ़ने चले जाते हैं। दीदी, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैं कहती हूँ सबसे पहले तुम अपनी खुशी एंजॉय तो करो, बाद में ये सब सोचना। कितनी जद्दोजहद के बाद मिली है तेरे वजूद को असली पहचान। मैंने उसे समझाया था, पर आज भी उसके स्वर में वही हताशा दिखाई दे रही थी। इस बार उसे अवसाद के दायरे से निकालना मेरे लिए असंभव सा लग रहा था। अरे अब तो खुश हो जा इतनी अपनी बड़ी उपलब्धि पर, सब कुछ वक्त पर छोड़ दो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से अवसाद से निकाला था उन दिनों जब वो ऑकलैंड से जकार्ता में शिफ्ट हुई थी। वहाँ कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर वहाँ का अकेलापन उसे कचोटने लगा था। मैथमेटिक्स से पीएचडी होने के बावजूद भी उसकी रुचि पेंटिंग में थी। उस समय उसने मुझे अपने ऑकलैंड में बनाई एक्रेलिक पेंटिंग्स दिखाई थीं। उसके चित्रों में विभिन्न रंगों से भरे आसमान के कई कोण दिखाई दिए थे मुझे, और कुछ ऑकलैंड के बसंत ऋतु के सौंदर्य की छवियां उतारी थीं उसने अपनी कलाकृतियों में। उसकी पेंटिंग्स में मुझे अजब सी कसक नज़र आती थी। वो निरंतर अपनी कलाकृतियों को तराश रही थी। वहाँ थोड़ी बहुत पहचान उसकी कला जगत में बनने लगी थी, पर पति देव के कारण उसे जकार्ता शिफ्ट करना पड़ा था। करीब करीब 8 साल वहाँ रहने पर उसका जीवन हताशाओं से घिर गया, और अवसाद इतना बढ़ा कि जब भी वो फ़ोन करती उसकी बातों की मायूसी मेरे नसों में रेंगने लगती और मुझे अपने आवृत्ति में ले लेती। 2 साल पहले तक वो अजीब जद्दोजहद में थी। उसके पति साइंटिस्ट थे और अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा अपने काम को तवज्जो देते। उनकी व्यस्तताएं अधिक थीं। बच्चों और घर के कामकाज में घिरी ऋतुजा अपने शौक़ के लिए समय न निकाल पाती। वैसे भी उसकी कला के कदरदान यहाँ न के बराबर थे। उसके हताशा भरे फ़ोन आने पर मैं उसका हौसला बनती। तुझे जब अकेले ही रहना है तो तू दोबारा ऑकलैंड क्यों नहीं चली जाती? हाँ दीदी, अब बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑकलैंड ही शिफ्ट करना पड़ेगा शायद, क्योंकि बच्चे हायर स्टडीज़ वहाँ से ही करना चाहते हैं। सोचा था कि इंडिया जाएंगे, घर भी ले लिया है वहाँ, लेकिन अब बच्चे वहाँ नहीं पढ़ना चाहते। सोचती हूँ ऑकलैंड के लिए, पर राघव वहाँ नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ उसके प्रमोशन के चांसेस और रिसर्च के स्कोप बहुत कम है। अकेले हिम्मत नहीं होती, फिर लगता है राघव को खाने इत्यादि की परेशानी होगी, उसने कहा। मैंने समझाने की कोशिश की,
राघव धीरे धीरे सब सीख जाएगा विनय की तरह। दी, मेरी ज़िंदगी कुछ अलग है। आप बहुत करेज वाली हैं, मेरे लिए अकेले रहना मुश्किल है, उसने उदासी भरे स्वर में कहा। थोड़ी हिम्मत और थोड़ा हौसला चाहिए, राहें आगे निकल आती हैं। ऑकलैंड थोड़ी तेरे लिए नई जगह है, पहले भी तो तू वहाँ रह चुकी है, मैंने अपना तर्क दिया। दीदी, मेरी हिम्मत और हौसले तो उसी दिन कुंद हो गए थे जिस दिन माँ ने एमएससी के दौरान हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने से मना कर दिया था। माँ की दकियानूसी दलीलें मेरे विकास में आड़े आ रही थीं। शुरू शुरू में मुझे उनकी दलीलों पर बहुत कोफ्त होती। वे मेरी शादी की योजना बना रही थी। मैंने शादी का विरोध किया तो प्रश्न चिन्हों की बौछार लगा दी थी माँ ने। उन बातों को याद करती हूँ तो भयानक लगता है, कितनी क्रूर अवहेलना थी उनकी। मेरे विकास में बाधक बन उन्होंने मेरे इरादों को कुंद कर दिया था। अगर वे समझदार और संवेदनशील होती तो शायद मैं इतनी दब्बू ना होती। आज भी जब उन भयानक अनुभवों को याद करती हूँ तो मुझे खुद पर कोफ्त होती है कि मैं माँ के गलत निर्णय का विरोध क्यों नहीं कर पाई। खुद न जाने कितने अंधविश्वासों में जकड़ी वे मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती थी। खैर, उसकी हताशा और गहरी होती जा रही थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं उसके लिए फिक्रमंद थी और उसे हर हाल में अवसाद से निकालना चाहती थी। इसलिए मैंने उसे ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करने की सलाह दी थी। ये सलाह राघव को भी पसंद आई। सारी औपचारिकताओं के बाद ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से उन्हें परमिशन मिल गई थी। राघव को अपने मन मुताबिक प्लेटफॉर्म मिल गया था और ऋतुजा की जो इच्छाएं कई साल से सोई पड़ी थीं वो उनमें अब नए रंग भरने लगी थी। यहाँ आकर दोनों खुश थे। ऋतुजा का धैर्य, हौसला, रुचियाँ वापस लौटने लगीं। उसने कड़ी मेहनत से अपनी कलाकृतियों को तराशा। कई बड़े कलाकारों की एग्जीबिशन के बीच उसकी कलाकृतियों की सराहना होने लगी थी। यहीं से उसकी प्रसिद्धि का सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत के दौरान शायद उसे महसूस हुआ कि वो खुद के बारे में मुझे बताने में इतना मसरूफ़ हो गई थी कि मेरे बारे में पूछना भूल गई। इसलिए बातचीत का सिलसिला मेरी ओर मोड़ कर उसने कहा, आप बताओ अपने लेखन के बारे में दीदी श्री। अभी हाल में मैंने आपकी एक छोटी सी कविता पढ़ी थी। वाह, क्या सूफियाना अंदाज में आपने पंक्तियाँ लिखी हैं। मेरे रंगरेज तुझे तेरे खुदा का वास्ता मेरी रूह की चादर को धानी कर दे, और मेरे जिस्म पर किसी और का पहरा है, मेरी खामोश निगाहों को पानी कर दे। डॉक्टर तनुजा, कहीं ये वही रंगरेज तो नहीं, रंगरेज गरीवारे रूपेश भाई जिनकी आंखों पर आप फिदा थीं? उसने मुझे टटोलना चाहा। मैं क्या कहती, मेरी रचनाओं का प्रणेता। यद्यप वो अब इस दुनिया में नहीं था, पर मेरे मनोजगत में उसकी उपस्थिति का एहसास हमेशा से रहा। वो खूबसूरत शख्स मेरी कहानियों की किताब में आया और अपनी शायरी की छाप छोड़कर चला गया। मैं उसकी शख्सियत और आंखों पर मंत्रमुग्ध थी। उसकी झील सी आंखों की उदासी मेरे चेहरे की मुस्कान देखकर चमक उठती थी। मैं भाव विभोर उठती। कहाँ खो गई दी? इस बार से कोई प्रतिक्रिया न पाकर उसने कहा, हाँ ऋतुजा, ये वही शख्स है। मैंने किसी जीवंत व्यक्ति या कलाकृति के चेहरे पर कभी उसके जैसा सुंदर आनंद का भाव नहीं देखा। उस महान खिड़की पर इंतजार करती वे आंखें अब भी मेरा पीछा करती हैं। उन आंखों में सागर की गहराई और आसमान का विस्तार दिखाई देता था मुझे, और मैं उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों उसका इंतजार करती रहती, कभी छत पर तो कभी सड़क के उस छोर पर जहाँ से वो खिड़की नजर आती। ओह, यही कारण है कि आपकी रचनाएं इतनी दर्द भरी हैं, उसने कहा। मैं कैसे वर्णन करूं उस मंजर का जब मेरी आंखों ने उसे कब्र में ढलते देखा था। उसकी मृत्यु और मौन वेदना का चीत्कार मेरे पूरे अस्तित्व को लील रहा था। मेरे सामने स्याह आसमान था, पर इसी दुख और पीड़ा में मुझे जीवन का अलौकिक संगीत सुनाई दिया, और मैं लिखती रही, रचती रही कुछ अनोखा सा। पर मैं अकेली नहीं थी ऋतुजा, उसका एहसास लिखवाता रहा मुझसे। बड़ा अजीब अनुभव होता है ये भी। कई बार मैंने डूबते सूर्य के समय स्याह आकाश में उसकी उपस्थिति को महसूस किया है। लगता है जैसे वो कह रहा हो, तुम खुद को चट्टान की तरह सख्त बनाओ, तुम्हें ताउम्र अपने दुखों को समेट कर ही लिखना होगा, मेरे बगैर। वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी कलाकृतियों और एग्जीबिशन में व्यस्त हो गई थी। मैं खुश थी उसकी प्रगति की रफ्तार से।
कभी कभार उसके फ़ोन आते, वो अपने युवा दोस्तों के सुखद अनुभवों और घटित आश्चर्यों का जिक्र करती, डेविड के द्वारा किए गए सहयोग और उपकारों का जिक्र करती। गजब के आत्मविश्वास से भरी वो मुझे अब एक नए किरदार में ढली दिखाई देती। मैं खुश थी उसके स्वरूप को देखकर। महीनों बाद अचानक उसका फ़ोन बज उठा। वो अजीब जद्दोजहद में थी, जैसे वो जूझ रही हो खुद से ही। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो आज वो फिर से अपनी उपलब्धियों के नए राज खोलेगी, पर उसकी दर्द भरी आवाज़ ने मुझे विचलित कर दिया। तू ठीक तो है ना ऋतुजा? मैंने पूछा। सब कुछ अपने परिवार को समर्पित करने के बावजूद भी मुझे दोबारा अपनी कला का साथ छोड़ना होगा दीदी। ऐसा क्या हुआ ऋतुजा, जो तुम इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य हो रही हो? हम स्त्रियों की यह नियति है, हम अपने कैरियर और परिवार के बीच तालमेल बिठाने में खुद को खो देते हैं। सबकी खुशी की खातिर हमें ही कहीं ना कहीं खुद समझौता करना पड़ता है। उसके और मेरी कला प्रेरणाओं के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है दी। अक्सर हमारे बीच स्त्री अधिकारों और सीमाओं पर वाद विवाद होता रहता है। उसका अहम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि एक स्त्री अपने बलबूते कैसे इतनी बड़ी कलाकार बन सकती है। जिस डेविड ने कला से मेरा साक्षात्कार कराया, मेरी कल्पनाओं में उम्मीद के रंग भरे, मेरे लिए आर्ट्स गैलरियों के दरवाजे खोले, उसे डेविड और हमारे बीच उसके शब्द मेरे पूरे वजूद को उखाड़ के फेंकने के लिए काफ़ी थे। ओह, क्या उसके जीवन में भी मेरी तरह राघव भी ऐसे सोच सकता है? मैं सोच में पड़ गई। ऋतुजा, ऋतुजा, मेरी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। उधर से गहरी सिसकी के बाद फ़ोन कट चुका था। एक बार फिर एक कलाकार की इच्छाएं साकार न होने का स्वप्न बन हताशा के जंगलों में खो गई थीं। आसमान में कुछ पतंगें फड़फड़ा रही थीं, कुछ कट चुकी थीं, कुछ पेड़ पर अटकी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हवा के थपेड़ों से जूझ रही थीं, कुछ क्षत विक्षत। और मेरे सामने मेज पर अधूरे लिखे उपन्यास के पन्ने फड़फड़ा रहे थे। अभी आप सुन रहे थे सिलीगुड़ी से डॉक्टर वंदना गुप्ता की लिखी हुई कहानी अपने अपने आसमान। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।